ईरान और इजराइल के बीच बारूद की जो गंध इस वक्त पूरी दुनिया महसूस कर रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये महायुद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग का हल आखिर में बातचीत के टेबल पर ही निकलता है। और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बड़ी भावुक और जोरदार अपील की है। गुटेरेस ने साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल और हिजबुल्ला तुरंत सीज फायर करें और इस खूनी खेल को रोकें। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने मुलाकात के बाद गुटेरेस ने जो कहा वो सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि लेबनान को एक ऐसी जंग में घसीटा गया है जिसे वहां के लोग कभी नहीं लड़ना चाहते थे। गुटेरेस ने उम्मीद जताई है कि वो भविष्य में एक शांत लेबनान का दौरा करेंगे जहां सरकार का अपनी ताकत का पर पूरा कंट्रोल होगा। लेकिन शांति की इन अपीलों के बीच समुद्र में अपने जहाजों को बचाने की होड़ मच गई है। बड़ी खबर यह है कि फ्रांस और इटली ने तेहरान के साथ गुपचुप बातचीत शुरू कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाजों के सुरक्षित रास्ते के लिए एक बड़ी डील करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि फ्रांस अब यूरोपीय और एशियाई देशों के साथ मिलकर एक ऐसा मिलिट्री गठबंधन बना रहा है जो युद्धपोतों के जरिए अपने टैंकरों को सुरक्षा देगा। यानी एक तरफ शांति की अपील है तो दूसरी तरफ समुद्र में अपनी ताकत बचाने की बिसात बिछाई जा रही है। चलिए, आप इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ श्याम कुमार सर हमारे साथ हैं, यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। श्याम कुमार जी, आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से ये बड़े अपडेट आ रहे हैं, क्या यह अमेरिका से अलग यूरोपीय कूटनीति की शुरुआत है? धन्यवाद। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आराम से ये घटनाएं घट रही हैं और इसका हम आकलन कर रहे हैं लगातार। चार्ल्स डे गॉल को जब परमिशन दिया गया था फ्रांस से आने के लिए, उसके साथ स्कॉट शिप्स भी हैं। उसने डिफेंसिव पोस्टरिंग में अपने को लाने के लिए यहाँ कहा है और उसने कहा है मैं रेड सी में रहूंगा। और अब गठबंधन जो तैयार कर रहा है, आपको मालूम हो, जो पिछले साल हौती का अटैक जब हुआ था तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चलाया गया था, जिसमें कई शिप्स एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर उन्होंने एक साथ रेड सी में हूती का सामना किया था। वो फिर से पुनरावृत्ति करना चाहते हैं फ्रांस वाले। और साथ में सर्च एंड रेस्क्यू एंड कोई भी डिस्ट्रेस हो या डिजास्टर इश्यूज हो तो उसमें वो अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, जैसा फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है। तो ये 5-6 दिन पहले की घटनाएं जो शुरू हुई है, नेवल वॉरफेयर में लीड टाइम होता है, इसलिए मैं उसका लगातार आकलन कर रहा हूँ। पीछे से 1 तारीख से वो घटनाएं जो चल रही है उसको देखा जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं ये देखता हूँ। चाइना इसके फ्लैग में पिछली बार भी नहीं आया, मौका परस्त है, सीलेंस ऑफ कम्युनिकेशन को खोलने के लिए कभी आगे नहीं आता। वो अमेरिका और दूसरे गठबंधन के लोगों से ये काम करवाता है और इसलिए वो बहरीन में फुटबॉल खेल रहा था जब ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चल रहा था। भारतीय नौसेना ऑपरेशन संकल्प के तहत उस एरिया में मौजूद है। आईएनएस सूरत ने बहरीन का विजिट किया था 18 फरवरी को मैरिटाइम एंगेजमेंट्स के लिए, और उसके बाद हमारा सीटीजी जो टास्क फोर्स है एंटी पैरासी ऑपरेशंस के लिए या सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सी फेयरर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए, उसका अभी उसने पहली बार हेड बनाया गया उसको पिछले महीने। तो ये सारी घटनाएं वहां लगातार चल रही हैं और सारे देश मिलकर काम करेंगे ही। बाब अल मंडेब का चोक पॉइंट और ओमान की खाड़ी का चोक पॉइंट जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसे देखना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दे। बहुत क्लियर है कि पिछले जो 3 महीने से घटनाएं चल रही हैं और जो भी हो रहा है, इराक और ईरान की वार की प्रवृत्ति अगर हम पुनरावृत्ति देखें तो खार्ग आइलैंड पे पहले भी अटैक हुआ, लेकिन एम्फीबियस लैंडिंग नहीं कर पाया इराक। बहुत कोशिश की थी उसने, एरियल अटैक किया। तो मैंने आपको क्लियरली कह दिया कि मैं मरीन कमांडो पायलट हूं, मैं फ्लाइंग ऑपरेशंस में रह चुका हूं, स्पेशल ऑपरेशंस में, इसलिए पिछले 7-8 दिनों से लगातार इसी डायरेक्शंस में बात कर रहा था। जो कई टेकर्स इसके नहीं थे, अब सभी करीब लाइन पे आ रहे हैं, क्योंकि जब बटान खड़ा है वहां पे एलपीजी जो बड़ा सा उनका एम्फीबियस वारशिप का शिप, वो वैसे नहीं खड़ा था पिछले 15 दिनों से। और 3 शिप जो ट्रिपोली के साथ जो आ रहे हैं, अभी मलक्का स्टेट से गुजरेंगे कल, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी एरियल इन्वेलपमेंट, वर्टिकल इन्वेलपमेंट और सील्स, डेल्टा फोर्सेस, इनके साथ जब फेवरेबल एयर सिचुएशन बन गई है, हमारे चारों तरफ से ब्लॉकेड हो जाएगी, तब लैंडिंग करेंगे खाड़ पे और आइलैंड्स पे, जो आपके चैनल पे और कई जगह में लगातार 7-8 दिनों से एक ही डायरेक्शन में बात कर रहा हूं। आज बात निकल कर आ गई है। ठीक है श्याम सर, यहाँ पर आपने बखूबी बताया कि किस तरीके से आगे जो है चीजें देखी जा सकती है, रणनीतियां जो हैं वो देखी जा सकती हैं। देवनाथ सर, फिलहाल यहाँ पर इस खबर पर यह हालात आपसे समझने की कोशिश करेंगे। समुद्र में अपनी जहाजों को बचाने की होड़ से इस वक्त देखी जा रही है। फ्रांस और इटली ने तेहरान से बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन ये बातचीत जो है वो गुपचुप तरीके से हो रही है। यानी एक तरफ शांति को लेकर ऊपर से बातचीत हो रही है, तो अंदर खाने में दूसरी बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या बातचीत हो रही है, ये यहाँ पर क्या रणनीति अलग से बनाई जा रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं?
जी हाँ पिंकी जी, हो ये रहा है कि ईरान जो है अब वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया के देशों के साथ लॉलीपॉप खेलना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सारे देशों को पता लग गया है कि प्रैक्टिकली ईरान कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जमीन से एंटी शिप मिसाइल फायर कर रहा है। अब ईरान ने सबसे पहले ये कहा कि वो चीन के जहाजों को नहीं रोकेगा। उसके बाद ईरान ने ये कहा कि वो अपने मित्र देश जैसे कि रूस और नॉर्थ कोरिया, उनके जहाजों को नहीं रोकेगा। अब ईरान ने भारत को भी कह दिया है कि भारत का झंडा लगाए हुए अगर कोई शिप आ रहा है तो वह उसको भी सेफ पैसेज देगा। अब ईरान ने एक और लॉलीपॉप छोड़ दिया है कि वह पश्चिमी देश या दुनिया का कोई भी देश जो अमेरिका के समर्थन में नहीं खड़ा है, उनको ईरान उनके शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने देगा। तो इस दबाव में अब दक्षिण एशिया के काफी देश, अफ्रीका के कुछ देश, लैटिन अमेरिकन देश और यूरोप के भी कुछ देश आ रहे हैं, जहां पे वो दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका से थोड़ी सी दूरी बनाए हैं या न्यूट्रल हैं, इस आशा में कि उसके बाद ईरान जो है उनके जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रेवल करने देगा। इसमें कुछ हद तक ईरान को सफलता मिल भी रही है। मैं बता दूं कि अभी अमेरिका के जो मित्र देश हैं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप के काफी सारे अमेरिका के मित्र देश, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब चाहते हैं कि ईरान के साथ बात करके, जाहिर बात है उनके प्रेसिडेंट जो है, ईरान के प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर से बात करेंगे, जाहिर बात है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ईरान में पेजेशियन के साथ बात करेंगे। तो ये सारे देश चाहते हैं बात करना अब ईरान के टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। लेकिन ईरान की पहली शर्त है कि इन सब देशों को या तो तटस्थ रहना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा, या थोड़ा सा अमेरिका और इजराइल विरोधी रुख अख्तियार करना पड़ेगा। जी, यानी कि इनके लिए दोनों ही तरफ से मुश्किलें जो हैं इस वक्त देखी जा रही हैं कि जाए तो जाए कहाँ, लेकिन फिलहाल अंदर खाने में रणनीति जो है वो अलग से देखी जा रही है। माथुर सर, अब आप से ये जानना चाहेंगे कि जो फिलहाल हालात समुद्र के बीचों बीच देखे जा रहे हैं, ऐसे में क्या जहाजों की सुरक्षा के लिए नया अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन जो है वो आने वाले वक्त में देखा जा सकता है? देखिए, इस प्रकार का कोई नया सैन्य गठबंधन मुझे नहीं समझ लग रहा। ये सैन्य गठबंधन तो इसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य ये होता है कि आप वहां पर ऑफेंसिव या आक्रामक तरीके से वहां पर ऑपरेट करें। ये आक्रमण के हिसाब से ये गठबंधन नहीं बनेगा। जो गठबंधन बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि आप किस प्रकार से शांतिपूर्वक अपने एसेट्स को इस गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल करके ले जा सकते हैं, उनको मदद देना, उनको एस्कॉर्ट देना, ऐसा गठबंधन बनने की पूरी संभावना है। देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है उसका विश्वव्यापी प्रभाव होता है, खास करके पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था। अगर किसी को ये लगता है कि कोई भी अछूता रह जाएगा इससे, मुझे नहीं लगता कि वो बात सही होगी। आप आज अमेरिका की हालत देख लीजिए। अमेरिका में पेट्रोल के प्राइसेस 20 से 40% बढ़ चुके हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित है। तो इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है, और यही वजह है कि ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका को 14-15 दिन में घुटने पे ला दिया, और अमेरिका ने अब खुली छूट दे दी कि जो भी रूस से जो लेना चाहता है वो ले ले। तो ये जो चीज हमको होती हुई नजर आ रही है, उसका उसकी वजह यही है कि ईरान के पास चाबी है, और उससे वो क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी अगर ये ऑयल नहीं निकला कि आपका जो इकोनॉमिक बैकलैश अपने कंट्री में होगा, जैसे कि आज भारत में होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उतना प्रोनाउंस्ड नहीं है, लेकिन होता हुआ नजर आ रहा है। उससे आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको इस प्रकार के किसी एक अलायंस में जुड़ने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है कि आप अपने एसेट्स को, और क्योंकि एक अकेला देश अपने सब उसको पूरी तरह से कंट्रोल करके और उसको ले जा, तो मुझे नहीं लगता एस्कॉर्ट करके ले जा सकता है। तो एक ऐसी यूनिफाइड फोर्स बने। फ्रांस इसमें लीड ले रहा है, हो सकता है इसका कोई और आगे बातचीत चल रही हो। ये देखते हैं कितना आगे जाकर के कितना सफल हो पाता है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो यही आवश्यकता है कि किस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मर्चेंट शिपिंग को लगातार जारी रखा जाए, जिससे कि इतना ज्यादा
दुष्प्रभाव आपके अर्थव्यवस्था पर ना पड़े, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी और आपकी अपने अपने देशों की अर्थव्यवस्था पर भी। कई देशों का तो लगभग 100% ऊर्जा का जो मूवमेंट है वो इसके थ्रू है, तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पाकिस्तान की लगभग 100% जो गैस है वो इसी चोक पॉइंट से आती है, तो इसका बहुत जबरदस्त असर होने वाला है। और इस प्रकार का कोई समूह अगर कोई बनता हुआ नजर आ रहा है तो बिल्कुल 100% वो पॉसिबल है। तमाम कंट्रीज को फिलहाल ऊर्जा संकट बहुत ज्यादा इस वक्त डरा रहा है। यही संकट है जिसकी वजह से चिंता के चलते गुपचुप तरीके से एक रणनीति जो है अंदर खाने में बनती नजर आ रही है। यानी कि शांति की अपील जो की जा रही है वो अलग, शांति को लेकर जो तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं वो अलग, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ अंदर खाने में अपने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भी रणनीतियां जो है वो देखी जा रही हैं। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये रणनीति क्या कुछ बन रही है ये सामने भी आ जाए और इसका असर जो है वो भी देखने को मिले। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको इस बार बताएंगे मौजिक डिफेंस रणनीति आखिरकार क्या है, और आज के एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे टॉम हॉक मिसाइल क्या है।